Mr. Zuckerberg, let me start with you. Did I hear you say in your opening statement that there's no link between mental health and social media use? Senator, what I said is I think it's 2024 में मार्क ज़करबर्ग और अन्य कई सोशल मीडिया फाउंडर्स को हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। इन पे आरोप था कि इनके प्लेटफॉर्म पर जो कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। सेनेटर हॉले मार्क पे आरोप लगाते हैं कि इंस्टाग्राम की वजह से लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। This company researchers found that Instagram is harmful for a sizable percentage of teenagers, most notably teenage girls. Quote, "We make body image issues worse for 1 in 3 teen girls." एंजाइटी और डिप्रेशन तो बस एक छोटा सा पार्ट है। सोशल मीडिया की वजह से जो एक्चुअली में हो रहा है वो शायद इतना बड़ा है कि उसे एक वीडियो में बता पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जेरन लैनियर AKA फादर ऑफ वर्चुअल रियलिटी, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और एक टेक एक्सपर्ट जिनका वर्चुअल रियलिटी बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। क्योंकि इनको टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी तो ये टेक को हर जगह सपोर्ट किया करते थे। पर 2010 में इनकी एक बुक आती है यू आर नॉट अ गैजेट। What is this book about? This book was जेरन ने इस बुक में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखे थे। I'm concerned that we're all fitting more and more into database representations of ourselves. I'm concerned that we're letting algorithms recommend friends and music and movies to us in a way that's separating us from each other. इस बुक में बताया गया कि कैसे जो भी ये बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं वो हमारी सोसाइटी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। कैसे जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट ऑब्वियसली लोगों ने इस पे जरा भी ध्यान नहीं दिया। Now Randy, what a big day for you guys. 500 million users. Thanks, Shira. This is such an exciting day here at Facebook HQ. Everyone's ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मीडिया साइट से कनेक्ट होने लगे और किसी को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगा। आफ्टर ऑल आपके इतने सारे फ्रेंड्स बन रहे थे, आप अपने पुराने फ्रेंड से कनेक्ट हो पा रहे थे तो गलत लगता भी क्यों। उसी दौरान शॉन पार्कर का एक इंटरव्यू बाहर आता है। Anyone who uses social media might admit it can be hard to tear yourself away. Now the former head of Facebook says that's exactly what the founders intended. शॉन पार्कर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फेसबुक के बारे में कुछ शॉकिंग बातें रिवील करते हैं। That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while. उनने फेसबुक को इंटेंशनली ऐसे डिजाइन किया ताकि आपको उसकी एडिक्शन हो जाए। सोशल मीडिया में लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी, जेलसी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सारे नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली टीनेजर और यंग एडल्ट इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। 90% of 18 to 29-year-olds are on social media. सोशल मीडिया को डिजाइन ही ऐसे किया गया कि वो आपको हुक कर सके और एक बार आप उसे यूज करने लग गए तो आप इतना इंगेज हो जाते हैं कि आपको टाइम का कुछ पता ही नहीं होता। ये चीज आपके डोपामिन साइकिल को बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट करती है। Pressing on the pleasure centers in your brain. But the problem with that is the more you press on them, they begin to become numb. कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च कर रही है आपके अटेंशन के लिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उनके प्लेटफॉर्म पे रुक पाओ। ये इतना सीरियस टॉपिक है कि हर कोई इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है। हमारे देश के नौजवानों के बीच एक क्रेजी एडिक्शन है। When you're scrolling on social media, you're no longer getting the novelty, but you're continuing to do it and you almost don't know why you're doing it. जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया पे रहोगे आपका उतना ही नुकसान होगा बट कंपनीज का उतना ही फायदा। इन कंपनीज के पीछे ऐसे ऐसे रिसर्चर काम कर रहे हैं, इस लेवल पे रिसर्च हो रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। आइकन के कलर से लेके नोटिफिकेशन के साउंड तक हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा रिसर्च लगी है ताकि कंपनीज आपको एडिक्ट बना पाए। और पता है इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेटफॉर्म कौन सा है? टिकटॉक। क्रिंज कंटेंट तो टिकटॉक में बनते ही थे पर इसने जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया वो था हमारा अटेंशन स्पैन को। टिकटॉक आपके ब्रेन को बहुत ही जल्दी स्टिमुलेट करने की कैपेबिलिटीज रखता था। इसका एल्गोरिदम भी आपको वही कंटेंट दिखाता था जो आप देखना चाहते हो। टिकटॉक यूज करने में बहुत ही सिंपल था और उसकी इसी सिंप्लिसिटी ने उसे बहुत ही एडिक्टिव बना दिया। इन सोशल मीडिया साइट्स पे आप जितना रहते हो उतना ही ये साइट्स आपको ऐड दिखा सकती हैं। जितना ये आपको ऐड दिखाएंगी उतना ही इनका फायदा होगा। फिर चाहे आपका टाइम बर्बाद हो, चाहे आपकी मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ जाएं, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज से कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए। 2023 में मेटा का रेवेन्यू 134.90 बिलियन था जो पिछले साल के कंपैरेटिवली 16% ज्यादा था। बाइटडांस जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है उसका रेवेन्यू 120 बिलियन था। एंड सरप्राइजिंगली सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही इससे फायदा नहीं हुआ, 2 इंडस्ट्री और थी जिनको इससे बहुत फायदा हुआ।
अप्रैल 2024 में दिलजीत का मुंबई में कॉन्सर्ट होता है। इस कॉन्सर्ट में बहुत लोग आए थे, बट एक आदमी थे जिसने सारी लाइमलाइट ली और वो थे राजकुमार राव। रीजन था उनका बदला हुआ चेहरा। ऐसी स्पेकुलेशंस आने लग जाती है कि राजकुमार राव ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। So yeah, 8-9 years back, I did little touch up on my chin with fillers, which is like a half an hour job, because I wanted to feel more confident, which I do. सेम स्पेकुलेशंस एमी के बारे में भी आने लग जाती है, जैसे आपने सिंगिस ब्लिंग में देखा होगा। उसके बाद आयशा ताकिया के बारे में भी सेम चीज सुनने को मिलती है। और रिसेंट दिनों में एक ट्रेंड सा देखने को मिल रहा है बोटॉक्स करवाने का, फिलर्स करवाने का। इनफैक्ट कुछ एक्ट्रेस ने एक्सेप्ट भी किया है कि उनने ये ट्रीटमेंट करवाए हैं। I had all of those things and it was difficult and I have never lied about having plastic surgery. वो बिल्कुल परफेक्ट बॉडी चाहते हैं, परफेक्ट लुक चाहते हैं और उसके लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि उन्हें सोशल वैलिडेशन मिल सके। Would you ever consider taking steroids? I'm on steroids. You're on steroids? Yeah. How old are you? I'm 21. 21? Yeah. Damn, dude. Just for the aesthetics. Damn. For the looks, yeah. जब भी हम औरों को देखते हैं कि उनकी परफेक्ट बॉडी है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हमें ना फोमो होने लग जाता है। हमें कभी कभी इनसिक्योरिटीज भी हो जाती है और इसी फोमो और इनसिक्योरिटीज की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी डेवलप होने लग जाती है। और यही वो सेकंड इंडस्ट्री है जो बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है। भले ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी हो और हम पहले से काफी ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, बट स्टिल लोग अब पहले से ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, पहले से ज्यादा एंशियस रहते हैं। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इस पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो होता ही है। जैसे जैसे सोशल मीडिया का यूज बढ़ने लगा, लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन और बढ़ने लगा और ये नंबर कंपैरेटिवली फीमेल्स में ज्यादा है। सोशल मीडिया की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ तो खराब होती ही है, बट इनका एक बहुत बड़ा हाथ रहता है ग्लोबल पॉलिटिक्स को चेंज करने में। Again, it's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing 2-year period. And I love this country. 2016 में ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं। बहुत लोग इस चीज से खुश थे, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते नहीं थे कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बने। And Donald Trump does not represent those values. उस साल फेसबुक के 1.65 बिलियन एक्टिव यूजर थे और इलेक्शन होने से पहले लोग इलेक्शन को लेके अपने थॉट्स, न्यूज, अपने ओपिनियन फेसबुक में शेयर करने लग जाते हैं। पर इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न आया था वो था फेक न्यूज का। कोई भी रैंडम आदमी कुछ भी पोस्ट कर सकता था और वो पोस्ट वायरल भी हो सकता था एंड इस चीज पे काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने का पोटेंशियल था। और फिर आता है साल 2018। A Canadian man has blown the whistle on his own company for harvesting private data from 50 million Facebook users. The company now says data on up to 87 million people may have been improperly shared with Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, अगर आप विकिपीडिया में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि ये एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म थी, यानी कि ये फर्म पॉलिटिकल कैंपेन चलाने में मदद किया करती थी। 2018 में क्रिस्टोफर वाइली जो कैम्ब्रिज एनालिटिका में काम किया करते थे, एक शॉकिंग बात सामने रखते हैं। And it's something that I regret, and that's partly why I'm here talking to you, so that I can talk to, so that people can know about what this company does, what this company is. वो बताते हैं कि उनकी कंपनी ने फेसबुक से करोड़ों लोगों का डेटा लिया है ताकि वो 2016 के इलेक्शंस को मैनिपुलेट करवा सकें। जब ये न्यूज़ बाहर आती है तो सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फेसबुक के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिलती है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कंसर्न था। उसी साल मार्क को बुलाया जाता है। It was Facebook CEO Mark Zuckerberg feeling the heat. What he said today to Congress and to the American people, to the millions who are on Facebook. इस स्कैंडल से लोगों को समझ आने लगा कि उनका डेटा ऑनलाइन सेफ नहीं है। लोगों ने इस चीज का काफी विरोध किया। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका हमेशा के लिए बंद हो गई। इस स्कैंडल से सबको ये बात समझ आ गई कि बड़ी बड़ी कंपनीज आपके डेटा का यूज करके अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करती है। अपने प्रॉफिट के लिए आपको मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आप वो ही देखो जो वो आपको दिखाना चाहें, वो ही सोचो जिनसे उनका बेनिफिट हो। कोई भी सोशल मीडिया कंपनी बहुत ही छोटे छोटे तरीकों का यूज़ करती है आपको मैनिपुलेट करने के लिए। सबसे पहले आता है डेटा कलेक्ट करना। जब भी आप ऑनलाइन रहते हो तो आपका सारा डेटा कलेक्ट हो रहा होता है। आपने क्या लाइक किया, क्या कमेंट किया, क्या शेयर किया, कितनी देर आपने वो कंटेंट देखा, ये सारा डेटा कंपनी एनालाइज करती है और आपका एक्सपीरियंस और पर्सनलाइज बनाने के लिए आपको वही कंटेंट दिखाया जाता है जिसे आप देखना चाहते हो या फिर जो कंटेंट आपको हुक कर सके।
और अनफॉर्चुनेटली हम वो कंटेंट ज़्यादा देखते हैं जो हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन ट्रिगर करता है। कोई कॉमेडी वीडियो हो या फिर कोई ऐसी वीडियो जो नेगेटिव इमोशन ट्रिगर कराए। कंटेंट क्रिएटर इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, इसलिए कुछ क्रिएटर जानबूझकर नेगेटिव कंटेंट बनाते हैं ताकि उसमें एंगेजमेंट बनी रहे। Are you more concerned about the protection of a painting? अब क्योंकि ये चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन ट्रिगर करती है और इसके वायरल जाने की काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है, पर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो लोग कंटेंट देख रहे होते हैं उनकी साइकोलॉजी पे बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। इसी वजह से जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता जा रहा है। हमको सिर्फ हमारा ही पर्सपेक्टिव सही लगता है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो हम सुनना भी नहीं चाहते। और इसका रिजल्ट है कि हम लोग ज़्यादा पोलराइज होते जा रहे हैं। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमें पसंद नहीं आता तो हम उसे बिल्कुल कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं या फिर उसे विलन बनाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका जैसे देशों में पोलराइजेशन इस लेवल पे पहुंच गया कि अगर आप डिफरेंट पार्टी को वोट देते हो तो ना आप फ्रेंड्स बन सकते हो और ना ही रिलेशन में आ सकते हो। Many Americans are worried about polarization. We feel like something's gone wrong in our society. We're too hateful, we're too on edge. We don't like each other very much anymore. कुछ इसी टाइप की साइकोलॉजिकल गेम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी ट्राई करती है, सोशल मीडिया की मदद से यूथ को रेडिकलाइज करना और फिर उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करवाना। बट ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से सिर्फ नुकसान ही है, इसकी कुछ फायदे भी हैं। सोशल मीडिया की वजह से आज हम इतना कनेक्टेड हैं, हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस है। आज डेटा इतना चीप है कि हम कोई सी भी इंफॉर्मेशन आराम से निकाल सकते हैं और कोई सी भी स्किल सीख सकते हैं। इनफैक्ट इसी की वजह से इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम का बहुत ही फायदा हुआ है, जिसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाई है। फर्क ना सिर्फ इतना है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करो, सोशल मीडिया आपका यूज़ ना करे।